हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपका क्लास 12th का है। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें तो ये पेपर आपका आने ही वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन साथ में लिख करके लाया हूँ पीडीएफ के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रिटन फॉर्म में मैंने लिख के लाया है, पूरा आंसर के साथ। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप प्रेप वेव ऐप पर जा सकते हैं। प्ले स्टोर से प्रेप वेव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूँ, सॉल्यूशन कराता रहता हूँ, और फुल पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूर्णांक 100 का है, और अब हम टाइम बिना वेस्ट किए डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करेंगे। और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, स्मृति की रेखाएं कृति है। तो स्मृति की रेखाएं कृति ये किसकी है? तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चार विकल्प ऐसे ही दिए गए होते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आपके गद्य खंड से पहले दिए गए हैं, और पांच आपके फिर पद्य खंड यानी काव्य खंड से दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर पहले का आंसर हो जाता है महादेवी वर्मा, जो कि आपकी स्मृति की रेखाएं जो है ये इनकी कृति है, महादेवी वर्मा की। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता आपके सदल मिश्र जी हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता आपके सदल मिश्र जी हैं। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिएगा, इंसान खां और प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ। ये मुंशी इंसान खां भी ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र युग जो है, यानी भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। इंसान खां इनकी एक कृति है ना, रानी केतकी की कहानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है। तो इंसान खां और सदर मिश्र दोनों लोग हैं, लेकिन यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता ये आपके सदल मिश्र जी हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोदान रचना किस विधा की है? तो गोदान रचना आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, तो उपन्यास विधा की रचना है ये। तो इसका सही विकल्प ये हो जाता है 12 नंबर, उपन्यास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी भारतेंदु युग में हुई थी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 5 देख सकते हैं, ये सही ऑप्शन है आपका, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में 1983 में, 1993 में, 19 नहीं, इसका हुआ था 1893 में, काशी में हुआ था। काशी में स्थापना हुई थी इसकी, नागरी प्रचारणी सभा की। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गुनाहों का देवता कृति है। तो गुनाहों का देवता आपकी कृति जो है, ये आपका गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, जो कि आपका काव्य खंड में पहला ही चैप्टर इनका है, दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रिय प्रवास इनकी रचना है। और ये आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी का यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है, ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित प्रियप्रवास है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वही आपका हिंदी का, यहाँ पर ये खड़ी बोली हिंदी का है। ये आपका खड़ी बोली हिंदी का है। और ये जो है आपका हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर अक्सर आपको ऑप्शन में प्री प्रवास भी दिया रहता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा अगर आप प्री प्रवास टिक कर देते हैं, क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और यहाँ पर आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य यानी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साकेत कृति के रचनाकार हैं। तो साकेत के आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध ये कृति है साकेत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेमचंद्र जी की साकेत मतलब ये आपकी मैथिली शरण जी गुप्त जी की आपकी बहुत फेमस ही कृति है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो आदिकाल यानी कि जो आपका
आदिकाल जो सबसे पुराना काल है उसमें का जो भी आपका यहाँ पर ग्रंथ है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं रासो नाम से जो भी हैं जैसे कि पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल से पूर्व की मतलब रचना है। तो आदिकाल की रचना है यानी कि आदिकाल यानी कि पुराने काल। तो यहाँ पर विसल देव रासो जो है ये आपकी आदिकाल की रचना है। फिर पद्मावत और ये सूरदास सूरसागर सूरदास जी द्वारा लिखित भक्ति काल की है। झरना ये आधुनिक काल की है मतलब कि छायावाद युग की है। तो ये आपकी झरना जयशंकर प्रसाद जी की है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है विसल देव रासो। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध जो हैं और रीतिबद्ध यहाँ पर आपके केवल केशवदास जी हैं। केशवदास जी रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध रीति सिद्ध आपके ये बिहारी लाल हैं और रीति मुक्त आपके घनानंद बोधा यहाँ पर आपके रीति मुक्त हैं। तो यहाँ पर आपका रीतिबद्ध पूछा था तो केशवदास जी यहाँ पर हो जाते हैं आपके काव्यधारा के रचना रीतिबद्ध काव्यधारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो कि आपका 10 नंबर का है। दो दो नंबर के क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 5 यहाँ लिखा है यानी दो दो नंबर के क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपका इस तरीके से यहाँ पर दे दिए गए। माता पृथ्वी का को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ दृढ़ भीति भीति का पर राष्ट्र की भावना तैयार की जाती है किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। तो इस तरीके से आपका ये गद्यांश दे दिया गया है और ये गद्यांश आपका इस तरीके से यहाँ तक दिया गया है और इसमें रेखांकित अंश यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक रेखांकित अंश है। फिर अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है यहाँ पर आप इस गद्यांश को पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है माता पृथ्वी को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन के दृढ़ बंधन है। मतलब ये जो आपका ये कहना चाहते हैं कि माता पृथ्वी को प्रणाम है और ये जो प्रणाम भाव ही है ये भूमि और जन यानी लोगों का के बीच का दृढ़ बंधन है। और इस दृढ़ भित्ति के पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है यानी कि इसी दृढ़ भाव से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी पर राष्ट्र का पूरा जीवन ही आपका इसी पर आश्रित रहता है निर्भर रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करता है। तो ये भी आपको लिखना है कि यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो लोग भी पृथ्वी को माता के स्वरूप में स्वीकार करते हैं वो पृथ्वी के वरदानों को का भाग पाने का अधिकार होता है और माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। इस तरीके से बताया है। इनको मैं किस तरीके से आंसर में मैंने लिखा है यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इजी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भूमि और जन के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि भूमि माता है और उनका और जन उनका पुत्र है उसका पुत्र है। यह संबंध राष्ट्र के निर्माण का आधार है। लेखक ने यह भी बताया है कि मनुष्य का पृथ्वी के प्रति अनुराग और सेवा भाव स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इस तरीके से इसका पहले वाले का आंसर हो जाता है। फिर आपका अगला रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ रेखांकित अंश क्या है आपका। फिर उसकी व्याख्या हम दिखाते हैं आपको। तो रेखांकित अंश मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि रेखांकित अंश कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आपको यहाँ पर व्याख्या में दिखा दे रहा हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है यह परिणाम भाव भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यहाँ पर आपको रेखांकित अंश ऊपर वाली लाइन का दे दिया गया है कि इसको मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आप सुनिएगा। यहाँ पर जो लेखक कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी को माता और पुत्र यानी अपने आप को पुत्र मानकर और पृथ्वी को माता मानकर ये संबंध स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों यानी उससे जो भी मिलने वाले फायदे हैं उसको पाने का अधिकार होता है। और माता के प्रति अनुराग माता के प्रति प्रेम
सेवा भाव और पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, यानी कि ये तो पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इस तरीके से ये व्याख्या आप कर सकते हैं अपने आप से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप बना बढ़ा चढ़ा के बना करके आराम से लिख सकते हैं। व्याख्या में आपको कहीं से रट के नहीं जाना होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के वरदानों पर किसको भाग पाने का अधिकार है? तो पृथ्वी के वरदानों पर किसको भाग पाने का अधिकार है? तो यहाँ पर लिखा है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों को भाग पाने का अधिकार है। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, लेखक के अनुसार उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार है। ये आप इस तरीके से लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपका इस तरीके से हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यह गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और यह पाठ आपके राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आंसर पूरे आपको लिखे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आपको प्रेप ऐप पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और अच्छा भी लगता है अगर आप लाइक करते हैं देखने में उसको कि हाँ लाइक मिला है कुछ। तो यह गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हिंदी आधुनिक हिंदी के प्रमुख गद्यकार लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से इनको बढ़ा चढ़ा के इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से बना करके आप इसका संदर्भ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अथवा में वही क्वेश्चन दिया गया है। अगर ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं, इसका आप खुद से करिएगा, ये इसका मैं सोल्यूशन नीचे नहीं दे रहा हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये काव्य खंड से होता है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन 5 इसमें भी पूछे गए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका पद्यांश दे दिया गया है इस तरीके से, लज्जाशीला पृथ्वी की महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। इस तरीके से आपको ये दे दिया गया है आपका पद्यांश काव्य खंड यानी कि, और इस पर आधारित यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक इसका पवन दूतिका है, और ये पहला ही आपका पाठ है जिसमें कि जिसके लेखक यानी रचयिता है, लेखक ये कविता है यानी कि इसके रचयिता लिखोगे। तो रचयिता इसके आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है पहला ही क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नायिका पवन से लज्जाशिला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को ले कहती हैं? तो नायिका पवन से लज्जाशिला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती हैं? तो यहाँ पर आपको ये बताना है, तो यहाँ पर दिया गया है, नायिका पवन से कहती है कि लज्जाशिला पथिक महिला, अगर कहीं भी लज्जाशिला पथिक महिला दिखाई दे, सुंदर दृष्टि आओ दिखाई दे, तो उसको न होने देना विकृत वसना, यानी उसको वस्त्र को विखेरना मत, और उससे सुंदरता के आधार पर मत परखना, उसकी लज्जा की रक्षा करना और पीड़ा को समझना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आपको हो जाता है, जो कि मैंने पीडीएफ में नीचे आंसर दे दिया है। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है, और ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बदल बदल के आते हैं और कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ आपको ऊपर से ही पढ़ के दे देना होता है आंसर। इसमें बस आपको रट के क्या जाना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, रचयिता का नाम। तो बस इतना ही आपको इसमें पढ़ के जाना होता है, बाकी तो आपको एक गद्यांश और पद्यांश में मिल जाता है, वहीं से आपको छाप देना होता है, यानी कि लिख देना होता है समझ करके। फिर आपका अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। तो यहाँ पर आपके लेखक 4 लेखक के नाम दे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक लेखक के का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, यानी कृतियां लिखना है उनका। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका मैं पहले ही मतलब इनका मैं लिख दे रहा हूँ, पहला ही पूछा गया क्वेश्चन। तो इनका साहित्यिक परिचय और साथ ही साथ इनकी कृतियों को मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर आपका साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के एक विद्वान लेखक, पुरातत्व कला एवं संस्कृति मर्मज्ञ चिंतक थे। उनका जन्म 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति, इतिहास और लोक परंपराओं के गहरे जानकार थे।
उन्होंने न केवल साहित्यिक लेखन किया बल्कि भारतीय कला, मूर्तिकला, चित्रकला और पुरातत्व पर भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय और फिर इनकी साहित्यिक योगदान जो है वो पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है, और फिर इनकी प्रमुख कृतियां यानी कि साहित्यिक परिचय साथ में इनकी प्रमुख कृतियों को दे दिया गया है। फिर आपके काव्य खंड से भी जयशंकर प्रसाद जी का मैंने साहित्यिक परिचय और इनका जो कृतियां हैं उनको मैंने लिख दिया है, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा प्रेपवेव ऐप से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पंचलाइट कहानी की समीक्षा करनी थी। तो पंचलाइट कहानी की समीक्षा आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने पूरी समीक्षा लिख दिया है और इजी वर्ड में लिखा है, और ज्यादा आपको इसमें लिखने की कोशिश नहीं करनी है, जितना आपको जितने कम से कम शब्दों में हो सके उतना आपको यहाँ पर लिखना है, ज्यादा रटने की भी कोशिश नहीं करनी है, आपको समझ करके ही पढ़ना है। ये सभी आपकी कहानियां हैं। रश्मरथी के प्रमुख पात्र, ये आपका काव्य खंड से दिया गया है जो कि रश्मरथी है। तो रश्मरथी के प्रमुख पात्र जो हैं कर्ण, उनका चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। तो रामधारी सिंह जी दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मरथी में प्रमुख पात्र जो कर्ण है उनकी हम यहाँ पर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको लिखेंगे। तो जैसे कि उनकी दानवीरता है, स्वामित्व भक्ति है, छत्रित्व है, तो ये सभी चीजें इनकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी विशेषताएं लिख दी है, और इनको आप यहाँ से देख करके आसानी से कर सकते हैं। तो पेपर में मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको मुहावरे पूछे गए हैं। 4 मुहावरे दिए होते हैं, उनमें से कोई 2 मुहावरे आपके करने होते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ और प्रयोग करना होता है, जो कि आपके 2 नंबर में दिए हुए होते हैं, 2 करने होते हैं। अपना राग अलापना। तो अपना राग अलापना, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी ही बात कहना या बार बार एक ही बात दोहराना। वह हर बार मीटिंग में अपने राग अलपता रहता है, और किसी की बात नहीं सुनता, किसी और की बात नहीं सुनता। इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग में भी इसको लिख देना है। वाक्य प्रयोग में आप जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द दिया गया है उसका प्रयोग जरूर होना चाहिए। अपना राग अलपता है, तो इस तरीके से वो शब्द यानी वो वाक्य जो है उसका वाक्य में प्रयोग जरूर होना जरूरी है। वो जो मुहावरा दिया गया है उसका वाक्य में प्रयोग होना जरूरी है, यानी कि वो आना चाहिए वाक्य में, जो भी आप वाक्य प्रयोग करते हैं। अंधों में काना सरदार, काना राजा होता है, काना सरदार का कोई दिक्कत नहीं। आयोगों में थोड़ा योगी व्यक्ति प्रमुख बन जाता है। जो कई सारे अयोग्य लोग हैं उनमें थोड़ा भी अगर कोई योग्य बंदा है तो वो प्रमुख व्यक्ति बन जाता है। वह ज्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन उस अनपढ़ समूह में अंधों का काना सरदार बना हुआ है। तो अगर सभी लोग अनपढ़ हैं और कोई थोड़ा बहुत भी जानता है अगर पढ़ना लिखना, तो वो उनका मुखिया बन जाता है इस तरीके से। फिर यहाँ संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। तो संधि विच्छेद आपको यहाँ पर 3 4 दिए गए थे, 3 की नहीं 3 का करना था, 3 अंक का ही था संधि विच्छेद। साक्षर का क्या हो जाएगा? साक धन क्षर श्र, ये हो जाता है यण संधि है, और ये संधि भी लिखनी थी, उनकी संधि का नाम भी लिखना था। तो अखिलेश का हो जाएगा, ये स्वर संधि है, आ धन खिले खिले और ईस, आ रहेगा प्लस में खिले फिर प्लस में ईस, अखिलेश का स्वर संधि है ये। गायिका, गाय धन इका, यण संधि है। तो इस तरीके से ये आपका संधि भी हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया होता है, शब्द युग्म दिए होंगे और उनका आपको अर्थ लिखना है। शब्द युग्म का अर्थ लिखना है। तो कुल यानी वंश या जाति होता है, कुल यानी किनारा होता है, कुल कूल। इस तरीके से ये आपका शब्द युग्म दे दिया गया है, और इसका आपको अर्थ लिखना था, तो अर्थ लिख दिया मैंने। तो ये पेपर में क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है, अनिल अनल, अनिल यानी कि आपकी वायु, और अनल यानी आग। इस तरीके से ये दोनों अर्थ मैंने लिख दिया। फिर एक शब्द में 2 अर्थ लिखिए। तो एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। कर्ण, कर्ण के 2 शब्द क्या हो जाएंगे? भारत के प्रमुख योद्धा का नाम कर्ण है, ये हो गया। और कर्ण माने कान भी होता है। तो इस तरीके से 2 इसके अर्थ हो गए कान के, कर्ण के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए आपको यहाँ पर श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो श्रृंगार रस, जब काव्य में प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगारिक भाव, मिलन या विरह की अवस्था को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के मन में अनुराग या प्रेम भावना उत्पन्न हो, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जैसे कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यानी कि मिलने की अवस्था, और वियोग श्रृंगार यानी कि बिछड़ने की अवस्था यानी विरह की अवस्था होती है। तो यहाँ पर आपके श्रृंगार रस, यहाँ पर वियोग रस से एक उदाहरण दिया गया है, वियोग श्रृंगार। अधिकतर ये श्रृंगार रस पूछा ही जाता है आपका श्रृंगार
रस जो आपका श्रृंगार रस है ये आपका पूछा जाता है अधिकतर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका इसका उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि नयन नीर भरी आए। नयन नीर भरी आए, तो नयनों में आंसू भर आए, यानी कि आंखों से आंसू निकलने लगे। यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, प्रेमी की विरह व्यथा व्यक्त हुई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए और उदाहरण लिखिए। अनुप्रास, यमक, ये सभी अलंकार आपसे पूछे जाते हैं, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार, जो कि इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जब किसी व्यक्ति काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण या ध्वनि की सुंदर और भावपूर्ण पुनरावृत्ति हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि किसी वर्ण या ध्वनि सुंदर और भावपूर्ण, यानी प्रभावपूर्ण 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 प्रभावपूर्ण, इसका ध्यान रखना होगा। प्रभावपूर्ण तरीके से उसकी पुनरावृत्ति होती है अगर, तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम, इसमें रारा रघुपति राघव राजा राम में, और यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें में चा ध्वनि बार बार आई है, यानी चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यह अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे चला गया। चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण। तो चौपाई छंद की परिभाषा, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें आपकी सममात्रिक छंद है, जिसमें कि आपके 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है, यानी कि 16-16, अगर 16 एक में है तो सब में 16-16 मात्राएं होंगी। 4 चरण होते हैं, इसमें तुकांत नहीं होता है। जैसे कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। यह चौपाई छंद का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि आपके हनुमान चालीसा से लिया भी गया है। और यहाँ पर आपका 16-16 मात्राएं हैं। यहाँ पर आपको मात्राएं भी दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप अगर मात्राएं दिखा देंगे यहाँ पर ऐसे, तो आपका पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे भी पूरे नंबर परिभाषा और उदाहरण दे दिए तो पूरा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मात्राएं दिखा देंगे तो उसमें नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। दैनिक हिंदुस्तान एवं संवाददाता के पत्र के लिए आवेदन पत्र, यानी कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आपको संवाददाता पद के लिए आवेदन पत्र देना है। तो दैनिक हिंदुस्तान एक पत्र है जिसमें संवाददाता के पद के लिए आपको नौकरी लेनी है, पद पे नियुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रार्थना पत्र, जैसे कि संवाददाता के पद हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देंगे। तो सेवा में प्रधान संपादक, दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली। विषय विषय क्या है आपका, संवाददाता के पद पे हेतु आवेदन पत्र है। तो सविनय निवेदन है कि ये इस तरीके से आप पूरा पत्र लिख देंगे। मैंने यहाँ पर पूरा लिख करके दे दिया है आपको। इस तरीके से आप देख लेंगे। फिर एक निबंध लिखना है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, इस पर आपको एक लिखना है। 9 नंबर का ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका इसके लिखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत सूचक सूक्त है, इस जिसका अर्थ यह पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह विचार भारतीय संस्कृति की महान परंपरा और उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इसका मुख्य विचार क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्रभाव क्या है, उपसंहार, तो इस तरीके से प्रभाव फिर उपसंहार इस तरीके से लिख देंगे, आपका पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा है आपके लिए, और इसमें सारी पीडीएफ आपको सारा उत्तर दिया गया है पूरे प्रश्न पत्र का। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, और यहाँ पर सारे उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए प्रेफवेव ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको सारे पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी मैं पेपर अपलोड करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।